रशियन रेवोल्यूशन। तो हम हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है सोशलिज्म इन यूरोप। अब ये सोशलिज्म क्या है? तो ये जो सोशलिज्म वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? आईइज्म का मतलब क्या होता है? आईइज्म का मतलब होता है आइडियोलॉजी। जैसे नेशनलिज्म है तो राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी, उसी तरह से नाजिज्म होता है, कैपिटलिज्म होता है। तो जो आईएसएम होता है उसका मतलब होता है आइडियोलॉजी। तो हम इस चैप्टर के अंदर एक आइडियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म आइडियोलॉजी क्या है, उसके बारे में हम हमारे इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। और हम क्या देखेंगे कि जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है ये यूरोप के अंदर ही क्यों आई। बाकी भी दूसरी कंट्रीज थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, वहाँ पे भी तो आ सकती थी, लेकिन ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर ही क्यों आई। तो हम देखेंगे कि ये जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है वो यूरोप के अंदर क्यों आई, उसके फाउंडर कौन कौन थे, क्या थे इस आइडियोलॉजी में। और हम रशियन रेवोल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि रशिया के अंदर रेवोल्यूशन कैसे हुआ। तो हम रेवोल्यूशन की एक चेन पढ़ेंगे रशियन रेवोल्यूशन के अंदर, जैसे 1905 का रेवोल्यूशन, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन। फिर हम बात करेंगे व्लादिमीर लेनिन के बारे में, और हम बात करेंगे जोसेफ स्टालिन के बारे में। अभी तो आपको नाम ही कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, लेकिन जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये सभी को समझ में आता जाएगा। अब हमारे जो चैप्टर है वो 2 पॉइंट्स पे है। एक तो हम सोशलिज्म आइडियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक हम बात करेंगे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। तो पहले हम सोशलिज्म के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे एक होता है सोशलिज्म और एक होता है कैपिटलिज्म। पहले क्या था? सोशलिज्म एक ब्लॉक था और एक था कैपिटलिज्म का। अब ये सोशलिज्म के अंदर क्या होता है? सोशलिज्म के अंदर होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी के अंदर इक्वल बेसिस पे डिवाइड होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि क्या है, लैंड है, तो लैंड उस पूरी कंट्री के अंदर जितने भी पर्सन्स हैं उनके पास में, सभी के पास में लैंड होनी चाहिए। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो वही क्या है? सोशलिज्म। लेकिन कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? कैपिटलिज्म का मतलब होता है कैपेबिलिटी, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा पोटेंशियल होगी, जितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी, वो आगे ग्रोथ करता चले जाएगा। जैसे हम बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में, तो इंडस्ट्री के अंदर क्या है? कोई एक पर्सन है, उसके पास में कैपेबिलिटी है, उसके पास में पैसे हैं, तो उसने क्या किया? अपने पैसे से क्या किया? एक इंडस्ट्री को खड़ा कर लिया। अब वो उसने जब इंडस्ट्री को खड़ा किया तो वो अपने इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स को लेके आएगा, उनसे काम करवाएगा, और बाद में सारे के सारे प्रॉफिट किसको होगा? उसी इंडस्ट्रियलिस्ट को जिसने उस इंडस्ट्री को ग्रो किया है या फिर उसको बनाया है। तो जिसके अंदर अब पोटेंशियल किसके अंदर थी? उस इंडस्ट्रियलिस्ट के पास में। तो उस इंडस्ट्रियलिस्ट के पास में पोटेंशियल थी तो वो आगे ग्रोथ करके चला गया। लेकिन जो वहाँ के वर्कर्स थे उनके पास में इतनी पोटेंशियल नहीं थी कि वो इंडस्ट्री को खड़ा कर सके, तो वो क्या रह गए? थोड़े पीछे रह गए। तो कैपेबिलिटी के कैपिटलिज्म के अंदर होता है जिसके अंदर जितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी वो आगे ग्रोथ कर जाएगा। लेकिन सोशलिज्म के अंदर क्या होता है? जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सभी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जितने भी पर्सन्स होते हैं उनके बीच में। तो अब हम हमारे इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है द एज ऑफ सोशल चेंज। कि जो सोशल चेंज है उसके अंदर क्या हुआ था, जो सोशल चेंज की जो एज थी उसके अंदर क्या क्या हुआ था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमारा जो पिछला चैप्टर था, जो फर्स्ट चैप्टर था, वो क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से लोगों ने क्या क्या लिबर्टी की, इक्वालिटी की डिमांड की। पहले फ्रांस में क्या था? डेमोक्रेसी। पहले फ्रांस में था मोनार्की, जो किंग था लुई 16 वो रूल करते थे। लेकिन बाद में लोगों ने सोचा कि नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। तो लोगों ने क्या किया? उसके लिए संघर्ष किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और बाद में उन्होंने क्या किया? राजा को वहाँ से हटा दिया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? हमें लिबर्टी का आइडिया सीखने को मिलता है, इक्वलिटी और डेमोक्रेटिक राइट्स। वहाँ पे क्या थे? डेमोक्रेटिक राइट्स थे। सभी को डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या थे? डेमोक्रेटिक राइट्स थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में
सीखने को मिलता है कि फ्रांस में क्या गया था। पहले तो वहाँ पे मोनार्की थी, लेकिन बाद में लोगों ने प्रोटेस्ट करके उस मोनार्की को हटाया और बाद में वहाँ पे वो इक्वलिटी, लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वो लेके आ गए। अब लोगों को पहले ये तो काम पे हुआ था फ्रांस पे, लेकिन बाद में पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज थी, जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे, उसके अंदर जो भी लोग रहते थे, बाद में उन्हें पता चल गया कि जिस तरह से फ्रांस के अंदर ये जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, लिबर्टी, इक्वलिटी आई है, उसी तरह से हमारे यहाँ पर जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी ये जो हमारे जो किंग है, हम उनको हटा के ये सभी आइडियाज़ हमारे यहाँ पर भी ला सकते हैं। तो लोगों ने सोचा कि हाँ, बदलाव आ सकते हैं, हम हमारे राजा को हटा के इन्हें ये जो जितने भी आइडियाज़ है, लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक राइट्स, इन्हें इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जो फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुआ था, उससे क्या हुआ, एक पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज जो है वो डेवलप हुई। लोगों ने सोचा कि हाँ, ये जो आइडियाज़ हैं ये हमारे यहाँ पर भी आ सकते हैं। जिस तरह से फ्रांस के लोगों ने प्रोटेस्ट करके क्या किया, वहाँ के जो किंग थे उन्हें हटा दिया और ये सभी आइडियाज़ जो है वो लेके आ गए। तो एक पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज जो है वो बन गया। तो पीपल स्टार्टिंग डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटी फॉर चेंज। लोगों ने इसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, अब चेंज आ सकता है, चेंज आने की पॉसिबिलिटी है, हम चेंज ला सकते हैं। तो अब लोगों को तो पता चल गया था कि हम चेंज ला सकते हैं। अब कैसे चेंज आएगा, तो हम पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि लोगों ने कैसे चेंज लाए, कि वो उन्होंने क्या क्या किया चेंज को लाने के लिए। अब कैसा चेंज आना चाहिए, धीरे चेंज आना चाहिए, जल्दी चेंज आना चाहिए, तो इसके ऊपर भी बहुत तरह के लोग थे। कुछ लोग चाहते थे कि जल्दी से चेंज आ जानी चाहिए और कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, धीरे धीरे चेंज आना चाहिए। तो कैसा चेंज आना चाहिए, तो कुछ लोग तो चाहते थे कि जल्दी से चेंज आ जाना चाहिए। तो वो कौन थे, वो थे रेडिकल्स। यहाँ पे आप रेडिकल्स वगैरह, तो कुछ लोग कौन थे, रेडिकल्स, जो कि चाहते थे कि जल्दी से चेंज आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कौन थे, कंजर्वेटिव, जो कि चाहते थे कि नहीं, धीरे धीरे चेंज आना चाहिए। तो कैसा चेंज आना चाहिए, उसके लिए भी अलग अलग डिबेट्स थी, अलग अलग टाइप के लोग थे। कुछ चाहते थे कि जल्दी से चेंज आना चाहिए, जो कि थे रेडिकल्स, लेकिन कुछ चाहते थे कि धीरे धीरे चेंज आना चाहिए, जो थे कंजर्वेटिव्स। और एक और ग्रुप था जिसे हम बोलते हैं लिबरल्स, और एक और ग्रुप था जिसे हम बोलते हैं डेमोक्रेट्स। तो जितने भी ग्रुप्स हैं उन्हें हम हमारे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब जो लोग थे वो अलग अलग आइडियाज़ के थे, कुछ जल्दी कुछ धीरे चेंज आते थे। अब इससे क्या हुआ कि जो हिस्ट्री थी कहाँ की, यूरोप और पूरे वर्ल्ड की, उसको उन्होंने क्या किया, शेप दिया। जैसे अब ये जो सोशलिज्म का आइडिया है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको सभी लोगों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब सभी लोगों को क्या हुआ, ये आइडिया जो है वो बहुत ही पसंद आया। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया, इस आइडिया को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ का जो आइडिया था, यूरोप का जो आइडिया था, वो बाद में पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलने लगा और उन्होंने वहाँ को क्या किया, शेप किया। तो हमने बात कर ली ये जो सोशल चेंज के बारे में, और हमने इस चैप्टर के एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस कर लिया। हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें क्या क्या आइडियाज सीखने को मिलते हैं, लिबर्टी के, इक्वालिटी के और डेमोक्रेटिक राइट्स के। जब फ्रांस के अंदर लोगों ने मोनार्की को हटा के वहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आ गए, तो बाकी के जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो दूसरी कंट्रीज थी उन्होंने भी सोचा कि जिस तरह से फ्रांस के अंदर चेंज आए उसी तरह से हमारे यहाँ पर भी चेंज आ सकता है। तो उन्हें एक पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज दिखा कि हाँ, चेंज जो है वो आ सकता है। अब कैसे चेंज आएगा वो तो हम हमारे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन कैसा चेंज आना चाहिए उस बेसिस पे भी अलग अलग टाइप के लोग थे। जैसे कुछ थे लिबरल्स, कुछ थे रेडिकल्स और कुछ थे कंजर्वेटिव्स। जो कंजर्वेटिव्स थे वो कौन थे, जो चाहते थे कि धीरे धीरे चेंज आना चाहिए। रेडिकल्स कौन थे, जो कि चाहते थे कि रैपिडली चेंज आना चाहिए, बहुत जल्दी से चेंज आना चाहिए। और एक और ग्रुप था जिसे हम बोलते हैं लिबरल्स। तो अब ये कंजर्वेटिव्स कौन है, लिबरल्स कौन है और ये रेडिकल्स कौन है, इन्हें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please ask me in the comments. Thank you so much.